अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं नुक्ता नज़र। पिछले 3 दिन से पाकिस्तान में खबर एक ही है और वो ये खबर है कि क्या सदर आसिफ अली ज़रदारी वाकई बीमार हैं और क्या वो वतन वापस लौटेंगे। आज की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो तो ये है कि अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि उन तक जो मालूमात पहुंची है उनके मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी वाकई बीमार हैं और वो पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन अब तक स्पेकुलेशन यही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट और सदर आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान कोई जंग छिड़ने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत गिर जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे रिफ्ट्स और क्लीवेजेस पैदा हो गए हैं जो सदर आसिफ अली ज़रदारी को मजबूर कर रहे हैं कोई इंतहाई कदम उठाने पर। ये इस तमाम सूरत हाल को डिस्कस करेंगे हम मुजीब रहमान शामी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो ये जो बीमारी का मसला है इनका वो क्या है? तो हिलरी क्लिंटन ने तो कह दिया कि बीमार है। उन्हीं का रसाला है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, जहां से ये बात चली थी, उसी ने ये क़यामत बर्पा की थी कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, शदीद बीमार हैं, और वहीं से वो वापस ले ली गई। एक स्टोरी ऑफिशियली एक समझे, अनऑफिशियली एक मामला हुआ और ऑफिशियली दूसरा हो गया। लेकिन सर एक बात है ना कि क्या हिलरी क्लिंटन के इस बयान पे हमारे तमाम लोगों को यकीन आ जाएगा? जो परसेप्शन बना हुआ इस वक्त, जो फिजा बनी है उस फिजा में, या क्या इस बयान से हम समझे कि तमाम धूल छट गई? क्या ये सारे लोग ये चाहेंगे कि सदर साहब सेहतमंद होकर वापस आ जाएं? लेकिन देखिए इस वक्त बात यह है कि सदर साहब की जो बीमारी है जी, अब ये खबर फैली हमारे यहाँ, बिल्कुल फैली, और फैली है कि उनको दिल की तकलीफ हो गई। जी बिल्कुल। जब दिल की तकलीफ हो रही है और दुबई ले जाया जा रहा है, फिर तो कैसे ले जाया जा रहा है? अब यहां वो कहते हैं जो नोज फॉर न्यूज जो रिपोर्टर्स की काम करती है ना, वो उसने काम किया। भाई अगर दिल का मरीज जो है वो ले जाया जाएगा इस्लामाबाद से दुबई, तो जाहिर है फिर एयर एम्बुलेंस चाहिए उसके लिए। ठीक है, एयर एम्बुलेंस सिंगापुर में होती है, तो फिर अपने कई हमारे दोस्तों ने सिंगापुर से एयर एम्बुलेंस मंगवा ली और जरदारी साहब को उस पर सवार कर दिया। अच्छा, ये सब नोज फॉर न्यूज के तहत ही हो रहा है, ठीक है ना जी। वो दूसरा अंदाजा हुआ कि भाई जाहिर है कि यहाँ सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है हार्ट का वो आर्म फोर्सेस का है, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में जो है। तो वहां अगर सदर को तकलीफ हुई है तो वहां जाएंगे या पिम्स जाएंगे, तो वहां ज्यादा फैसिलिटी है, वहां जाएंगे। तो वहां जाएंगे तो जाहिर है कि फिर चेकअप हुआ होगा, और इसलिए यह भी कह दिया कि वहां उनका चेकअप हुआ। फिर एक साहब ने कहा कि पता लग गया हुआ क्यानी साहब को कि वो आ गए हैं, तो क्यानी साहब आएंगे तो जाहिर है उनके दरमियान तो कुछ ना कुछ तल्ख कलामी होनी चाहिए। तो खबर लगा दी गई कि उन दोनों के दरमियान बड़ी तल्ख कलामी हुई। यानी एक बीमार आदमी अगर चेकअप हो रहा है उसका अस्पताल में जी, तो इस दौरान में तो देखिए दुश्मन भी जो होता है वो तलखी से बात नहीं करता। तो ये कहा कि जनाब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसने बड़ी दुरुस्त अल्फाज में, और सदर साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बड़े दुरुस्त अल्फाज में बात की। तो ये सारा जो ताना बाना है इस तरह बुना गया, और 3 दिन हो चुके और किसी को ये मालूम नहीं हुआ कि सदर साहब को आखिर बीमारी क्या है। वो क्या है? सदाकत। ये है, मैं बताता हूं अभी आपको, लेकिन उसके लिए जरा ठहरिए। अब आप मुझे बताएं कि ये जो दिल का मर्ज है ना, वो ऐसा होता है कि खुदा ना खास्ता किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो आप उसे जहाज पे सवार करा देंगे। डॉक्टर तो बाद औकात आपको चारपाई से हिलने नहीं देते, ठीक है, दिल के दौरे में जी। और फिर यहाँ हमारे जो डॉक्टर अजहर साहब हैं, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सरबरा, उन्होंने बयान दिया भाई दुबई में कौन से माहिरीन अमराज कल्ब बैठे हुए हैं, कोई बैनुल अक़वामी शोहरत का डॉक्टर नहीं है वहाँ। पाकिस्तान में कहीं बेहतर डॉक्टर है। जो पिम्स, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद का है, उसके जो कार्डियोलॉजी के सरबराह हैं इकबाल सैफुल्ला, उन्होंने कहा भाई हमारे पास फैसिलिटी ज्यादा बेहतर है, हम हर चीज कर सकते हैं। हमारे ख्याल में तो दुबई में दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। पाकिस्तान में दिल की जो फैसिलिटी है, दिल के अमराज के इलाज की, वो दुबई से कहीं बेहतर है। पाकिस्तान के डॉक्टर जो हैं, वहां जो मौजूद डॉक्टर हैं उनसे कहीं बेहतर है। सर्जन यहां मौजूद है, फिजिशियन यहां मौजूद है, हॉस्पिटल्स यहां मौजूद हैं, यानी एक से एक बढ़ के फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। तो फिर सदर साहब को वहां ले जाने की क्या जरूरत थी? वो दुबई में एक मुलाकातों का भी सिलसिला होता है ना, कहते हैं इंटरनेशनल मुलाकातें, जोड़ तोड़ वहां पे होती है। नहीं, जोड़ तोड़ तो होना है, तो फिर जोड़ तोड़ होना है ना, फिर दिल तो थाम के नहीं बैठना ना। तो अब असल बात यह है कि आप सदर साहब को हुआ क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन है जिसका जवाब अब तक किसी ने नहीं दिया तयक्कुन के साथ जी। और तयक्कुन के साथ अब मैं आपको यह जवाब दे रहा हूं कि सदर साहब को एक मामूली हमला हुआ है फालिज का।
आई सी, जिसे स्ट्रोक कहते हैं। जिसे स्ट्रोक कहते हैं। और वो देखिए, वो खून पतला करने की दवा ले रहे थे, क्योंकि उनको पहले भी स्टंट पड़ चुके होंगे। उम्र तो मेरा ख्याल उनकी 56 साल है जी। उम्र तो छोड़। नवाज शरीफ साहब 1949 में पैदा हुए, मेरा ख्याल वो उनकी उम्र कोई 62 साल बन जाती है, और ये कोई 50s की ये 56 में जी। अच्छा, और जो हमारे इमरान खान हैं उनकी उम्र है जनाब 59 साल। ही इज फिट लाइक फिट। आपने सालगिरह मनाई है उनकी। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बता लीजिए कि इमरान खान जब बीमार हुए और उनको अस्पताल ले जाया गया, उनके पेट में तकलीफ हो गई, तो बड़ी शदीद तकलीफ थी, डॉक्टरों को बड़ी हैरत हुई कि क्या मामला हुआ है, ऑपरेशन उनका करना पड़ा। तो इमरान खान ने डॉक्टर से कहा कि ऑपरेशन करो, परेशान ना हो, वो 32 साल का नौजवान तुम्हें मिलेगा। यानी मेरी बॉडी ऐसी है जैसे 32 साल की होनी चाहिए, क्योंकि 2-3 घंटे वर्जिश करते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है मेरा ख्याल रेगुलरली वर्जिश तो नहीं करते, अगरचे क्रिकेट वगैरह खेलते रहे वो भी, शायद उनकी सियासी जमात बड़ी है ना वो, लेकिन देखिए उनकी सेहत भी माशाल्लाह अच्छी है। तो अब जरदारी साहब जो हैं ये 56 ईयर्स के हैं, लेकिन इनकी सेहत जो है वो कमजोर हुई हुई है इनकी उम्र से ज्यादा। ये खाना बड़ा परहेजी खाते हैं, स्टंट भी पड़ चुके हैं, कमर में भी तकलीफ है। और आपको याद होगा एक तो सर्टिफिकेट इनका पेश किया गया था बैनुल अक़वामी अदालत में कि उनका हाफजा जो है उसके बारे में भी शिकायत थी कि मेडिकल कोई रिपोर्ट पेश हुई थी। तो सदर साहब को कई अमराज हैं और उसमें उनको दवा खाते हैं खून को पतला करने की। और वो जो उनके फिजिशियंस हैं ना, मेरा ख्याल उनसे कहीं दवाई के उसमें रद्दो बदल में कुछ गड़बड़ हुई है, या स्ट्रेस जो है उनके ऊपर, लेकिन स्ट्रेस भी तो बहुत है ना जी। तो अब उन पर एक हमला हुआ है हल्का सा फॉलेज का, इस पे उनकी जो कुव्वते गवाही है अब उस पे किस हद तक मुतस्सर हुई है, यानी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हल्का सा तासुर है। शम्स साहब, जो आप जिस ब्लॉग की बात कर रहे थे, जो फॉरेन पॉलिसी जर्नल में, ये मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी है। जी जी बिल्कुल। देखिए अब आप, क्योंकि मेरी डॉक्टर से बराह रास्त गुफ्तगू हुई है। अच्छा। हाँ जी, तो अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनकी बीमारी ये है। अच्छा शम्स साहब, उसमें भी ये कहा गया था कि वो इनकोहेरेंट थे जब वो सदर ओबामा से बात कर रहे थे। हाँ, उसके कुछ असरात होंगे ना। देखिए अभी भी ये मुझे कुछ न कुछ उनकी जुबान पर असर पड़ सकता है इसका, और कुछ न कुछ चेहरे पर भी असर पड़ सकता है उसका, यानी ये असरात होते हैं। मगर हल्का हल्का सा हमला हुआ है, ज्यादा यानी तशवीश की बात नहीं। देखिए उनकी एमआर हुई, खबर यहां आई कि एमआरआई हुई यहां जी। तो एमआरआई मोस्टली होती है जब ब्रेन से मुतल्लिका चीजें होती हैं, और वहां भी जो दुबई में उनकी एमआरआई हुई, और डॉक्टरों को शुबा है मुझे कि क्लॉट ना कहीं आ गया हो, ठीक है ना। तो ये चीज जावेद हाशमी साहब जैसे थे ना हमारे, जी बिल्कुल, उन्हें भी ये हमला हुआ, उनको भी ऐसे हमला हुआ था। वैसे उनकी सेहत बहुत अच्छी थी, लेकिन हमला हुआ, फिर वहां उनको फौरी तौर पर वहां निश्तर अस्पताल में ले जाया गया मुल्तान में। तो डॉक्टरों ने जो उनका फौरी इलाज किया, उनको इंजेक्शन लगा दिया, उससे बहुत उनकी बचत हुई और उनकी कुव्वत गवाही जो है वापस आ गई। अब वो नॉर्मल तरीके से गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छा शम्स साहब, एक मैंने सुना आपकी भी कहीं बात हुई है पिछले चंद दिनों में सदर आसिफ अली जरदारी साहब? नहीं, वो तो कई दिन पहले की बात है, अभी नहीं हुई। अच्छा, सदर साहब से बात हुई थी, और सदर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों से उनकी गुफ्तगू हुई है। एतजाज हसन साहब से भी उनकी गुफ्तगू हुई है। अच्छा। हाँ जी, वो बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है, मैंने सुना है, दोस्तों ने बताया। और ख़ुद मुझे भी चंद रोज़ पहले उनका टेलीफोन आया था, और जो उसमें उनका गुफ्तगू करने का अंदाज था ना, वो ऐसे मालूम हो रहा था जैसे वो कोई तारीख़ में कोई अपना नुक्ता नज़र रिकॉर्ड करा रहे हों, कई इवेंट्स के बारे में अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहे हों, जैसे कुछ खुद कलामी कर रहे हों, या जैसे किसी को कुछ सुना रहे हों। तो ऐसी कैफियत थी। क्या वो एक मरबूत गुफ्तगू थी जो आपके साथ हुई, जो आपका जो तासुर था? नहीं, गुफ्तगू तो मरबूत थी जी, लेकिन वो उन्होंने मुख्तलिफ यानी गैर मरबूत गुफ्तगू थी, क्योंकि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने गुफ्तगू की और वो अपनी करते चले जा रहे थे। यानी आप दूसरे की सुनने के मूड में नहीं थे, यानी दो तरफा बातचीत नहीं। तो वो कुछ जैसे मालूम होता था कोई दिल में कोई चीज है जो निकालना चाहते हैं, कोई भड़ास है जो निकालना चाहते हैं। तो ये उनकी सूरत। शामिल साहब, उनके दिल की बात के बारे में भी मेरे पास एक सवाल है जो मैंने आपसे करना है, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। 04236368102 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और ताकि आपके सवालात इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। देखते रहिए नुक्ता नज़र।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही थी कि जो सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं उन्होंने जाते जाते किन लोगों से बातें और मुलाकातें की। शाह साहब, एक तो गुफ्तगू आपसे की, आप बता रहे थे कि वो स्ट्रेस में थोड़े से लग रहे नहीं, ये कई दिन पहले की बात है। अच्छा, ये कई दिन पहले यानी जो मेरे साथ गुफ्तगू उनकी हुई है ये चंद रोज पहले की बात है। डॉक्टर सरवर साहब की बेटी की शादी थी, शादी के मौके पर ही उनका टेलीफोन आया था। अच्छा, जाने से इत्तेज़ाज़ पहले एहसन साहब की से बात हुई है 2-3 दिन पहले उनकी। जाने से पहले भी तो उनकी कुछ मुलाकातें हैं रिकॉर्ड पे। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात हुई है 5 घंटे की। 5 घंटे तवील मुलाकात। हाँ जी। और मुझे ये बड़े मोतबर जराए से मालूम हुआ है कि जनरल अशफाक परवेज कियानी से उन्होंने बात की है टेलीफोन पर 3 घंटे। ये एक ही दिन में दोनों चीजें? एक वक्त में 3 घंटे। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि इसका मतलब है कि वो कुछ स्ट्रेस में थे, दबाव में थे। क्या इन दोनों हजरात की गुफ्तगू की वजह से? नहीं, आप देखिए, ये कोई आप ये जो मामलात हैं मामूल के मुताबिक नहीं है ना, ये सरगर्मी है, ये गैर मामूली है और गैर मामूली स्ट्रेस था उनके ऊपर, स्ट्रेन था। आप देखिए, जब से ये जरदारी साहब आए हैं, आपके कितनी अजीब सूरत हाल है। मुझे जिस वक्त उन्होंने बेनज़ीर की शहादत के बाद ये नारा लगाया वहां सिंध में कि पाकिस्तान खपे जी, अब उस नारे ने एक ऐसा असर किया कि वो जो इंतहा पसंद थे वो दुबक के बैठ गए। और बेनज़ीर की शहादत के बाद जितना नुकसान हुआ है, जितने ट्रक जलाए गए, रास्ते रोके गए, ट्रेन रोकी गई, जो कुछ हुआ वो सब का सब एकदम उसको ब्रेक लग गई। और एक पाकिस्तान एक बड़े बहरान से बच गया और उसकी वजह से लोगों ने उनको एक बड़ी उम्मीद से देखना शुरू किया जरदारी साहब, और कि चलो ठीक है, जो कुछ हुआ माजी में हुआ, अब मुस्तकबिल की तरफ नजर। पूरे मुल्क के लोगों ने उन्हें पूरे उम्मीद से देखा। 2008 की जो 2002 की जो कैफी, उसके बाद जब मामलात आगे चले, जो आगे चले हैं, फिर जो शिकायतें पैदा हुई हैं, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ ऐसे काम भी किए जो शिकायतें पैदा हुई, जैसे जुडिशरी की बहाली देख ले क्या हुआ, फिर नवाज शरीफ के साथ किस तरह मामला टूटा, किस तरह जुड़ा, किस तरह फिर टूटा, मतलब एक फिर मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल पैदा होती चली गई। और फिर गवर्नेंस के मसाइल और शिकायतें लोगों की, करप्शन के बारे में बातें, और जो भी काम दुनिया में होता है ना, जैसे जैसे अब आप अगर किसी को चलते हुए मोच आ जाए ना सड़क पे, वो कहता है या अमेरिका इसका जिम्मेदार है या जरदारी इसका जिम्मेदार है। और ये मोच से याद आया, फरदौस आशिक अवान साहब के टखने में भी कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, क्या उनको एक्सीडेंट हुआ? जी, उनका तो एक्सीडेंट सुना, और उसके टखने मोच आ गई है कि कोई फ्रैक्चर? नहीं, वो हल्का सा फेयर लाइन फ्रैक्चर सा, इस तरह की चीज रिपोर्ट टखने के। जी, तो टखना जो था उनका, वैसे देखिए टखना बड़ा बाहिम्मत है, जो मेरी तरह उनका भी बोझ उठा रहा है और अब तो माशाल्लाह वजारत का बोझ भी उठा रहा है और हुकूमत की तर्जमानी का भी उठा रहा है। तो ये तो 4-5 मन का वजन है जो वो उठा रही है माशाल्लाह। तो टखना जो है उसकी बड़ी हिम्मत थी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और ठीक ठाक उनका टखना जो है दोबारा काम में आ जाए और वो अपनी उसी तरीके से, मगर अगर वो मौजूद होती तो कंफ्यूजन में थोड़ा सा इजाफा और भी होता। अच्छा शामी साहब, जो बात हो रही है स्ट्रेस की, उन्हें किस किस्म का, क्या इमीडिएट कुछ ऐसे वाकत, क्या मेमो गेट की वजह से समझे कि उनके ऊपर को बहुत स्ट्रेस है? देखिए, आप मुझे बताएं कि जो मेमो गेट है सो कॉल्ड, मैं तो आपको पता है इसके बारे में जो राय रखता हूं जी, वो मंसूर एजाज जैसे मशकूक साहब, जिनको अमेरिका में कोई शख्स संजीदा लेने पर तैयार नहीं है, और हर आप देख लें, रिपोर्टें पढ़ लें अखबारों की, मैं पढ़ के भी सुना दूंगा सारी की सारी, मुख्तलिफ जो एनालिस्ट लिख रहे हैं, मुख्तलिफ जिम्मेदार हुकूमतों के कह रहे हैं भाई ये तो इनकी कोई बात सच्ची साबित नहीं हुई, ये तो अपनी प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, तरह तरह के अफसाने घड़ते हैं। उन्होंने एक अफसाना घड़ा, अकेले घड़ा, किसी के साथ मिलकर घड़ा, कैसे घड़ लिया। अब उसके बाद पाकिस्तान की पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है और मीडिया और उनके चक्कर में आ गया। आज तक उनको ऐसी कामयाबी ना सूडान में हुई होगी, ना हिंदुस्तान में हुई होगी, ना कश्मीर में, ना इराक में, जैसी पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान का पूरा मीडिया लट लेके पीछे पड़ गया। जनाब नवाज शरीफ साहब भागम भाग पहुंचे जनाब सुप्रीम कोर्ट में, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट मालूम होता पहले ही बैठी हुई थी कि जनाब मैं फौरन दरखास्त, लेट क्यों हुई है, रात को क्यों नहीं आ गई कि ऑर्डर करें। फौरन खटाखट ऑर्डर हुआ और जरदारी साहब को लीजियो, पकड़ियो, दौड़ने ना पाए, और हकानी साहब को पकड़ लो। ये सारा तासुर फैलाया गया कि बस हकानी साहब को काबू करो और फिर जरदारी साहब को काबू करो। कोई लिख रहा है जनाब ये मसूद महमूद बन जाएगा, कोई लिखा वादा मुआफ गवाह हो गया। और भाई अभी सूत ना कपास,
जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, ना कोई इल्जाम साबित हुआ, ना कोई बात हुई। किसी मुल्क के सदर के साथ उस मुल्क के रहने वाले इस तरह का सलूक करते हैं। लेकिन शामी साहब, क्या इसका यह मतलब है कि किसी सदर के बाहर कोई सदर अपना इतना भी परसेप्शन ठीक ना रख सके कि उसके ऊपर गद्दारी जैसा इल्जाम भी लगाते हुए लोग चूके ना? तो फिर ये तो आप देखिए, आप इससे अंदाजा लगा लें, यही सदर साहब हैं, जब ये इलेक्ट हुए, पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया ना जी, किसी ने इनकी नॉमिनेशन पर एतराज नहीं किया। जब इनके पेपर्स फाइल हुए, इन पर एतराज हो सकता था, जो भी एतराज होते, और इन पर कोई एतराज जो है 3 साल का नहीं है, 3 साल पहले के एतराज आते हैं। 10-10, 12-12 साल पुराने मुकदमे हैं। वो मुकदमे अब भी चल रहे थे, तब भी चल रहे थे। तो भाई आप कोई नवाज शरीफ साहब, कोई इमरान खान साहब, कोई और साहब जाते, और काजी हुसैन अहमद साहब भी जाते, मुबशर हसन साहब जो नए नए माशाल्लाह गनवा भुट्टो के उस तहत अब भुट्टो साहब के एक नया दौर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जाते। उस वक्त कोई नहीं गया, किसी ने इलेक्शन कमीशन के पास जाके एतराज नहीं किया। और जब वो इलेक्ट हो गए, और फिर एक हंगामा और एक फसाद। पहले तो मुबारकबाद देने गए सारे, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। अब जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया तो उसको फिर निकालने का एक तरीका है, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, उसको निकालने का एक तरीका है, वो बात उस पर भी शाम साहब। लेकिन इस वक्त क्या मेमो गेट इनकी बीमारी की एक वजह के तौर पे नहीं देखा जा रहा कि स्ट्रेस इतनी ज्यादा कि उनकी शायद गवर्नमेंट भी जा रही है, और ना सिर्फ गवर्नमेंट जा रही है बल्कि ये तासुर बना कि उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लग रहा है, आर्टिकल 6 लग रहा है। जो परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं जी, उन्होंने दस्तूर तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा, 2 बार तोड़ा, 2 बार तोड़ा। एक बार तोड़ने वाले जो हैं उनकी तस्दीक की, जजों ने तस्दीक की, बिल्कुल ठीक, पार्लियामेंट ने तस्दीक की, वो सारे लोग यहां मौजूद हैं, बिल्कुल ही। और दूसरी बार तोड़ा तो पार्लियामेंट ने तस्दीक भी नहीं की और जजों ने भी नहीं की, मगर उनके बारे में तो कोई हुक्म नहीं हुआ, उनके बारे में तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करती है गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट नहीं करती। अगर करती होती तो मुशर्रफ के खिलाफ कर देती। यानी एक वो सदर जिसने दस्तूर को सबताज कर दिया, उसके बारे में तो आपने हंसते खेलते हुए जाने दिया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश करके, और जिसके बारे में अभी आप मफरूजे कायम कर रहे हैं उसके खिलाफ हंगामा उठा दिया, उसके खिलाफ दरखास्त, उसके खिलाफ वहां जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ ले, वहां वो उनको निक्सन का भी वाटरगेट भी याद आ गया। ओ भाई साहब, ये पार्लिमानी निजाम हुकूमत है, वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहां दस्तूर में लिखा हुआ है। देखिए, सदर बीमार भी हो जाए ना तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, तब भी मामला जाएगा पार्लियामेंट के सामने। अगर जहनी तौर पर माजूर हो जाए, जिस्मानी तौर पर माजूर हो जाए, तो या तो खुद इस्तीफा दे या पार्लियामेंट उसके साथ फैसला करे। बात पार्लियामेंट में जाएगी, उसका फोरम पार्लियामेंट है। सदर जो है वो किसी और के सामने जवाबदेह नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट के सामने, ना हाई कोर्ट के सामने, ना मेरे सामने, ना आपके सामने। वो जवाबदेह है पार्लियामेंट के सामने। तो पार्लियामेंट में आप जाएं, जो चाहे सलूक करें। तो देखिए, एक हंगामा उठाया गया, एक ऐसी सूरत पैदा की गई। मैं बार बार कहता हूं, मुझे जरदारी साहब से कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं उनकी पार्टी में शामिल रहा, ना कभी शामिल होने का इरादा है। लेकिन मैं ये बार बार अर्ज करता हूं, भाई, जो तरीका लिखा हुआ है दस्तूर में उसके मुताबिक चले, उसके मुताबिक काम करें। ये सारी रियायतें, सारे कंसेशन ये फौजियों के लिए होते हैं। लेकिन एक और बात भी है कि जब दस्तूर की बात आएगी और हम इम्पीच करते हैं, फर्ज करें अपने प्रेसिडेंट को, तो क्या हमारे जो वोट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर वो सबूत की बुनियाद पे पड़ेंगे या पार्टी के साथ वाबस्तगी की बुनियाद पे पड़े? ये तो पार्लियामेंट का फैसला है, उसने करना। फोरम तो वही है। देखिए, ये तो फिर आप देखिए, दस्तूर के मुताबिक चलना है तो ये मानना पड़ेगा। बाकी कोई अदालत कितना भी मोहतरम क्यों ना हो, मैं तो बार बार अर्ज करता हूं, अब जरदारी साहब के बारे में कोई एक ऐसी बात कह दें कि दस्तूर के मुताबिक, तो यहां लोग काने खड़काने शुरू कर देते हैं, गालियां देनी शुरू कर देते हैं, ताने देने शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं, भाई, मुझे जरदारी साहब से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे इस मुल्क के दस्तूर से दिलचस्पी है। दस्तूर के मुताबिक काम करो, दस्तूर की वायलेशन ना करो। शामी साहब, नवाज शरीफ कहां खड़े इस पूरे केस में? भाई, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और मेरे एक बहुत बड़े वकील, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये दरखास्त लेके पहले कबीर वास्ती साहब मेरे पास आए थे कि मुकदमा करें, फिर तारक अजीम साहब आए थे मुकदमा करें सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने नहीं किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने वो मुकदमा कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब को जो मशवरा देने वाले हैं,
आप खुद देख लें वो किस सफ में खड़ा किया उन्होंने उनको। तो आप ये देखिए, अब पहुंचे वो भागम भाग काला कोट पहन के, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, और ऑर्डर के बाद आप देख लीजिए उसमें फिर क्या कमेंट किए, मीडिया में क्या आया, या एडिटोरियल्स क्या लिख के गए, बयानात का क्या आए। हर अदारे को अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है। पार्लियामेंट का हम रोना रोते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कौमी अदारा है बावकार, उसको भी अपने वकार की हिफाजत करनी चाहिए। यह भी हमारा कौमी नुकसान हो जाएगा अगर इसको नुकसान पहुंचेगा। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वहां तो पहुंच गए, लेकिन आज उनसे मुलाकात हुई जी। और बड़ी इस मुलाकात की जो दास्तान है और पूरी डिटेल्स जो है वो आपने बतानी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि 0423636810 पर आप कॉल भी कर सकते हैं और आपके सवालात इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हमारी जारी थी। नवाज शरीफ पर बात हो रही थी, लेकिन नवाज शरीफ की बात को शम्स बाद में अभी जो एक पॉइंट मेरे ज़हन में आया वो ये है कि इस पूरे केस में मिस हैंडलिंग का कितना किरदार है। बहुत किरदार है। ये सारा कंफ्यूजन ऐवान सदर से जो तर्जमान है उनका वो कुछ कह रहा है, वजीर आज़म हाउस का तर्जमान कुछ कह रहा है, वो हमारे एक नौजवान बरखुरदार हैं मुस्तफ़ा खोकर, जो हमारे वो नवाज खोकर साहब के बेटे हैं मेरे ख्याल है। जी जी जी। वो भी वजीर हैं या एडवाइजर हैं वजीर आज़म के। जी एडवाइजर है वो फरमा रहे हैं जनाब उनको हार्ट ट्रबल हो गई, वो कुछ कह रहे हैं, अब पता नहीं उनको क्या सूझी। तो अब ये देखिए, शुद्ध परेशान ख्वाब मानस कसरत ताबीरा कि ताबीर की जो ज्यादती थी उसने मेरे ख्वाब को परेशान कर दिया। भाई एक तो बात ये समझ लें कि जितने सदर साहब के या वजीर आज़म साहब के करीबी लोग हैं, ये बात तस्लीम कर लें कि ये दोनों इंसान हैं। इनसे गलतियां भी हो सकती नहीं, उनसे इनको बीमारी भी हो सकती है ना भाई। गलतियां तो होती रहेंगी और बहुत सी हो चुकी इनको बीमारी होती है, बीमारी हो सकती है, इनको फ्लू हो सकता है, इनको हार्ट ट्रबल हो सकती है, इनके कोई खुदा ना खास्ता इनको फालिज हो सकता है, इनको चोट लग सकती है, ये इनके साथ हर वो काम हो सकता है जो मेरे और आपके साथ। अच्छा शम्स साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई ये साइकी है, नफ्सियात है कि मेरी बीमारी के बारे में, चूंकि मैं सदर हूं, मेरी बीमारी के बारे में किसी को पता ना चलने पाए? मेरा ख्याल उनको तो पता ही नहीं होगा बेचारे को अंदर बाहर क्या हो रहा है, या फिर उनके नीचे वालों को ये बेचारे समझते हैं कि किसी को पता ना चल जाए ये बीमार है। कोई कह रहा है 4 दिन में आ जाएंगे वापस, कोई कह रहा है 2 दिन में आ जाएंगे। भाई अगर उनको एक थेरेपी की जरूरत होगी तो दिन लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या इसमें मसला क्या है? लोग बीमार नहीं होते क्या? यानी आप मुझे ये लिखा हुआ कहीं दस्तूर में लिखा हुआ है कि सदर बीमार नहीं हो सकता, या वजीर आजम को फ्लू नहीं हो सकता, या उसको चोट नहीं लग सकती? अभी हमारी जो ये वर्दौस आशिक अवान साहब आए, किस कदर माशाल्लाह एक बड़ी कवि अकल शख्सियत है, लेकिन टखने में चोट आ गई। तो आगे अगर इनके टखने में चोट आ सकती है तो दूसरों के टखनों में भी आ सकती है। वैसे ऐसी हुकूमत का क्या बनेगा जिसका सदर भी बीमार हो और वजीर इत्तलात का टखना टूटा? टखना तो इस हुकूमत के टखने तो वैसे ही टूटे हुए हैं। आपको मालूम है, कभी मालूम होता घुटने नहीं है, कभी बोलते टखने नहीं है। यह हुकूमत जो है बेचारी इसी तरीके से चला रही है। लेकिन शम्स साहब, अगर अब इस पूरे केस में हमें पहली बार पता चला कि एक ऐसा सदर जो बीमार भी हो सकता है, वही आप वाली बात के इंसान है, बीमार भी पड़ सकता है, लेकिन हम इतने छोटे से इशू को भी हैंडल नहीं कर सकते। हमारा वजीर आजम मौजूद, हमारा ईवान वजीर आजम, उसी से तो आप देखिए ना, तो फिर उसी का नतीजा है ना जो कन्फ्यूजन पैदा होता है। लेकिन अब इस कन्फ्यूजन, हम नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे। जी जी जी, नवाज शरीफ साहब से आपकी नवाज शरीफ साहब से आज दोपहर को मुलाकात हुई खाने पर। जी, अताउल्लाह कासिमी साहब ने बुलाया हुआ था। देखिए बात ये, उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही कि हम किसी भी तौर पर किसी गैर आईनी और गैर जमहूरी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। गोया वो रास्ता बंद कर दिया, वो रास्ता बंद कर दिया जो लोग खोलना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ये अब हमारे यहाँ क्या क्या बहसें होती हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट ये कर देगा, इंटरिम गवर्नमेंट कैसे कर देगा सुप्रीम कोर्ट? भाई अगर सुप्रीम कोर्ट भी दस्तूर के ताबे है ना, कि दस्तूर उसके ताबे है, यानी कभी जर्नलों के ताबे हो जाए, कभी जजों के ताबे हो जाए, कभी हुक्मरानों के ताबे हो जाए, दस्तूर ना हो गया मोम की नाक हो गई। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने बड़ी वाज़ेह बात की है, 2 टोक कही है,
और उन्होंने कहा है कि हम किसी सूरत बर्दाश्त। लेकिन वो जो अदालत में जाने का अमल, उससे तो जाहिर ये लग रहा था कि तासुर ये बन रहा था कि नवाज शरीफ एक फरीक बनने जा रहे हैं, किसी दूसरे को दावत दे रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को उठा के बाहर नहीं, कर। वो तो देखिए ना, वो तो कहते हैं दस्तूर में तो मुझे रोका नहीं हुआ ना कि मैं कॉन्फ्लिक्ट जाऊँ सुप्रीम कोर्ट में, मेरा हक है, मैं गया, आप इख्तलाफ कर ले, लेकिन मैंने हक तो अपना वही इस्तेमाल किया ना, दस्तूर ने दिया है। दरखास्त तो वहां लेके गया हूं ना, मेरी दरखास्त मुस्तरद हो या ना हो, आप उससे इत्तफाक करें या ना करें। तो उन्होंने फिर जब हमने बहुत सवालात किए, उनके बातचीत की, तो उन्होंने फिर बड़ी वजाहत की। उन्होंने कहा मैं तो ये चाहता था कि जो जरदारी साहब जो हैं, जिस तरह जमहूरियत को अगर मुस्तहकम करना चाहते हैं, तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि हम मिलकर ये काम करें। हमने उनके साथ बहुत ताउन किया, उनकी कैबिनेट में शामिल हुए, लेकिन हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। लेकिन जब वो अदालत में गए, उसके बाद बाबर अवान ने जो कुछ कहा, तो फिर जो रद्द अमल आया पीपल्स पार्टी का, वो क्या था? अब बाबर अवान साहब तो बाबर है भाई, और अवान भी है, जो मर्जी कहें, उनकी अपनी राय है। लेकिन देखिए, बुनियादी बात यह है कि आप किसी शख्स को यह इख्तियार ना दें कि वो दस्तूर से बालातर कोई इकदाम करे। सदर साहब बीमार हुए हैं, तो जो दस्तूर में लिखा हुआ उसके मुताबिक काम किया जाए। हुकूमत जो है वो तंदुरुस्त हो रही है, तो तब वो काम किया जाए। अच्छा शम्स साहब, ये सदर बीमार हो गए, अब क्या इसका, बीमार हो गए तो जाहिर है वो खामोश हैं, नहीं, अभी देखना नहीं बोल पड़ेगा। सकते, फिर अभी क्या तो करें? आप देखिए कि उन सेनेट के जो चेयरमैन हैं वो अमलन नायब सदर होते हैं, और वो हलफ भी नया नहीं उठाते जी, वो गैर हाजिरी में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। उनके हलफ में ये बात लिखी हुई है। जब सेनेट का चेयरमैन हलफ उठाता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मैं सेनेट के चेयरमैन के तौर पर यह काम करूंगा, और अगर मुझे सदारती जिम्मेदारी सौंपी जाए तो फिर मैं ये काम करूंगा। गोया उनके हलफ के अंदर सदारती हलफ भी शामिल होता है। तभी आप देखिए, नया हलफ नहीं होता, वो खुद ब खुद उनकी जगह आके बैठ जाता है। तो सदर की जगह चेयरमैन सेनेट आ जाता है, और वो चेयरमैन सेनेट टेक ओवर कर चुके हैं। नायक साहब जो है वो इस वक्त सदर है, कोई खला नहीं है। सदर मुमलकत जब अपने फराइज अदा करने के काबिल होंगे, वापस आ जाएंगे। अगर ज्यादा देर लगेगी, छुट्टी ज्यादा लंबी हो सकती है। जी, तो असम्बली से खिताब जो है वो मुश्तरका पार्लिमानी जो इजलास था, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि ये इनके ऊपर स्ट्रेस बनी, क्या वो हो पाएगा? अब वो बड़ी दिलचस्प बात है। वो तो वज़ीर आज़म हाउस में जो इजलास हुआ, जहां वो बिलावल जरदारी भुट्टो साहब जहां मौजूद, और वो हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मौजूद थे। अब देखिए, ये भी फिर उनको करना पड़ा ना हुकूमत को, कि बिलावल साहब को बुलाया गया और टोपी संदी पहना के, वो क्या उसे कहते हैं, चादर की, और चार दीवारी सी बन। अच्छा, वैसे टोपी सिंधी है, चादर पंजाबी है। चादर पंजाबी, चादरें तो सारी ऐसी होती है ना भाई। आप जिस तरीके से अजरक नहीं थी ना, चादर को चाहे सिंधी बना ले चाहे पंजाबी बना ले, उसका काम एक ही है, वो लपेट लेते हैं आप। तो बहरहाल उन्होंने ये ऐलान किया कि अब वो जो इजलास मुश्तरका होने वाला था, अब उसकी कोई तवक्को न रखें जब तक सदर साहब नहीं आते। और मैं भाई, मुश्तरका इजलास जो है उसमें क्या हंगामा हो जाएगा। भाई, सदर साहब का जो वो ऑर्डर जारी हुआ था, नोटिफिकेशन, उसमें पहली बार ये भी इस्तेमाल हुआ था, सुप्रीम कमांडर ऑफ यानी पाकिस्तान, जी, सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जी। तो यानी सदर साहब ये भी हैं। अमेरिकन सदर जो है ना, वो कमांडर इन चीफ होता है। वो अपनी फौज का सुप्रीम कमांडर नहीं होता, कमांडर इन चीफ होता है, यानी एक्टिव कमांड उसके पास होती है। और यहां सुप्रीम कमांडर होता है। सुप्रीम कमांडर अगर तो ऐसा ही होता है जैसा सदर का है यानी एक सिंबॉलिक है, लेकिन भारत है। तो सुप्रीम कमांडर जो है, उन्होंने खिताब करना था मुश्तरका इजलास से जी। तो इसको तो खुश होना चाहिए था पार्लियामेंटेरियंस को कि सदर साहब आ रहे हैं, वहां वो अपनी गुफ्तगू करेंगे, अपना नुक्ता नजर बयान करेंगे। हमारे यहाँ हर चीज जो है, पता नहीं उस पर हंगामा क्यों मचा दिया जाता है। लेकिन वो ये भी कहा जा रहा है ना कि आर्मी चीफ्स ने और दीगर चीफ्स ने, आर्म फोर्सेस के चीफ्स ने, उन्होंने कहा जी हम भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे वो? और फिर क्या उन्होंने नौकरी करनी कि नहीं करनी? अखबारात में तो यही छप चुका है। अखबारात में आप मुझे बताएं, क्या उन्होंने मुलाजमत नहीं करनी? कैसे नहीं आएंगे? शम्स साहब, एक को मुलाजमत से हटाने की कोशिश की, नतीजा क्या बना? हो गए पुराने जमाने, कैसे नहीं आएंगे? देखिए, अगर एक शख्स जो है सदर मुमलकत, जब तक वो सदर मुमलकत है, कोई हो, जब तक वो सदर मुमलकत है, वो पार्लियामेंट से एड्रेस करता है, तो आप कहेंगे जनाब ये कमांडर्स की जरूरत वो आए ना। यानी देखिए, हम क्या क्या खबरें उड़ाते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कियानी साहब ने खुद ये खबर दी होगी या ISPR ने दी होगी, देखे ना जी। वैसे ये मैंने आपसे सवाल पूछा कि कियानी साहब का इस पूरे केस में
वो कहाँ स्टैंड करें, उनसे क्या तवक्को हम कर सकते हैं। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है। 0423636810 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमें आपकी कॉल्स का इंतजार है। आपके सवाल इस प्रोग्राम में बरह रास्त लैंड करेंगे और हम उनके जवाब भी ले रहे होंगे, नुक्ता नज़र जान रहे होंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। मैंने एक सवाल पूछा था शम्स साहब आपसे, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी कॉल्स आ रही हैं वो सवाल शायद आज ना हो पाए, तो उसका जवाब फिर आप कल तक के लिए उठा रखिए। जी, वो जो क्यानी साहब वाला क्वेश्चन, क्यानी साहब का? जी उसको आप मेरे ख्याल, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे प्रोड्यूसर्स बार बार कह रहे हैं। और जो पहली कॉल है तो क्यानी साहब के जो हल्का बगोश में नाराज ना हो जाए ना। नहीं, वो कल उन्हें राजी कर उठा रखा है। कल राजी कर लेंगे। काशिफ साहब हैं स्पेन से। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जामी साहब से बात करें? जी आप बात कर रहे हैं। जामी साहब, मैं तशरीफ मुबीन बात कर रहा हूँ स्पेन से। मैं आपके प्रोग्राम काफी शौक से देखता हूँ। आप कालमकार, काफी कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। बहुत मेहरबानी। आपने आधी सदी का तजुर्बा है आप लोगों के पास। हुक्म करें सर। जैसा कि ये मुल्क के हालात जा रहे हैं, हम लोग यकीन करें यहाँ पे हम सब बड़े परेशान हैं अपने मुल्क देख के। यहाँ के सिस्टम देख के ऐसा लगता है काश के हमारे मुल्क में सब कुछ हो। ये सब कुछ इन्होंने कुरान पाक से सीखा है। हर चीज इन्होंने ले ली है और हमने छोड़ दी है। हम लोग आपस में लड़ी जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अपनी जगह खड़े हैं, अल्ताफ हुसैन साहब अपनी जगह खड़े हैं, जरदारी साहब अपनी जगह खड़े हैं। मेरा भी घराना सियासी है, हमारा ताल्लुक बड़े बहुत पुराना है पार्टी के साथ। लेकिन अभी जो हरकतें इन्होंने की हैं सबने दिल खोल के आंसू होता है। कोई बात नहीं, इतने दिल बर्दाश्त ना हो इतने। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। देखिए सियासतदान जो है तो हर मुल्क में इख्तलाफ रखते हैं, बस इख्तलाफ जरा हदूद के अंदर होना चाहिए। इसमें इख्तलाफ रखने में तो कोई शम्स साहब दीगर मुल्कों में भी तो मेरा ख्याल हीट होती है। मुख्तलिफ जमातें होती हैं, मुख्तलिफ पार्टियां होती हैं, रहनुमा होते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी हैं। अब तो हमारे यहाँ झगड़ा कुछ ज्यादा हो जाता है बाज़ औक़ात। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मार्शाल्लाह जो लड़े ना बार बार, उनका असर है। लेकिन साहब तो कई मुल्कों में तो इस तरह होता है ना कि एक दूसरे को दस्तों गिरबान हो रहे हैं, कुर्सियां फेंक रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मगर आपकी ख्वाहिश है कैसा हो जाए। उमर जमाल साहब है भक्कर से। जी अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। जी उमर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है जी, जल्दी से फरमाएं जनाब। सर मैं पीपल्स पार्टी का जो भी नुमाइंदा इधर बैठा हो उनसे बात करना चाहता हूं। यहाँ पे पीपल्स किसी पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं है यहाँ। आप फरमाएं, आप खुद बन जाएं। सर ये मैं अभी टेलीविजन के सामने तो नहीं बैठा, मैं मुल्तान अपने काम के सिलसिले से आया था, लेकिन मैंने कॉल 2 दिन पहले की लिखवाई हुई थी। अच्छा। सर कहानी बताना यह है कि इस दौरे हुकूमत में ये जो 5 साल होने को आ रहे हैं, 4 साल गुजर गए हैं, कभी हमारे बखर की तरफ भी कोई देख ले। इतना बैकवर्ड एरिया है, सारे वजीर महलों में रहने वाले इधर आ जाते हैं चैनल पे बात करके, सब पार्टियां एक दूसरे पे कीचड़ उठा के चली जाती हैं। चलिए अब आप इलेक्शन आने वाला है, अपना वोट सही इस्तेमाल करें, ऐसे लोगों को वोट दें जो बक्कर की किस्मत बदले। जी शम्स साहब, एक फेसबुक पे एक क्वेश्चन है और ये है सादिया अनवार। इन्होंने पूछा है और ख़ास तौर पे आजकल के तनाजुर में इनका सवाल बहुत मुझे रेलेवेंट लगा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि डेमोक्रेसी का ये मतलब कहाँ से है कि गवर्नमेंट सिर्फ चलती रहे और अपनी मुद्दत पूरी करे। हम दरमियानी मुद्दत के इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते, या वक्त से पहले इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं अगर वज़ीर आज़म चाहें। दस्तूर के मुताबिक ये फैसला वज़ीर आज़म को करना है, तो अगर वो चाहें कि इलेक्शन करा दें तो करा देंगे। तो आप तो बहुत दूर रह रही हैं मैडम, इतनी क्या परेशानी है? 1 साल में देख लेंगे, 1 साल रह गए, अब इलेक्शन हो जाएगा। ऐसी जल्दी क्या है? अकरम साहब हैं ऑस्ट्रेलिया से। जी अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मैं शामी साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा। आज आपने बड़ा ब्लॉकबस्टर प्रोग्राम किया है। बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। और बड़ी अहम इंकशाफात किए हैं आपने। मेरा सवाल शामी साहब ये है कि जो आपने आज जिन मुलाकातों का जिक्र किया है, प्रेसिडेंट की बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई, जाने से पहले फोन कॉल्स हुई, और उससे पहले वाकयात जो चीन में होते हैं, अगर हम उनको देखें तो इससे तासर ये पैदा हुआ है आज के इस प्रोग्राम से भी कि क्या जरदारी साहब अब वापस नहीं आएंगे। आप इसको 2 टोक लफ्जों में क्या कहेंगे कि क्या वो वापस आना चाहेंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वापस नहीं आएंगे। दुआ करें उनकी सेहत ठीक हो और वो वापस आए, यानी कोई आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे। अगर वो खुद इस्तीफा दे दें तो बात दूसरी है, और उनके सारे दोस्त कहते हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब्बास साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी।
सर आपसे एक क्वेश्चन करना था कि हम सिंध वालों ने अभी तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो लाश लाई गई थी, उन लाश लाने वाले लॉन्ग बूट्स को हम नहीं भूले हैं। उस अदलिया को, जिस अदलिया ने सियासी कत्ल किया था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, आज आप सब लोग भी मानते हैं, आज उस अदलिया ने अपने उस किरदार से अभी तक वो दाग धोए नहीं हैं। और ये नई सियासी ड्रामेबाजी और नई जिस तरह की बातें की जा रही हैं, तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कर दूं, मेमो गेट एक बहाना है, सुप्रीम कोर्ट से रास्ता बनाना है और सिंध के बेटे को इस्लामाबाद से भगाना है। ये पूरी सिंध की सोच है और ये इतनी खतरनाक होगी। आपकी बात सुन ली है। देखिए मामला सिर्फ ऐसा नहीं होता, भुट्टो साहब का मुकदमा उसकी भी बड़ी एक लंबी कहानी है, उसमें हम कहाँ जाएं इस वक्त, लेकिन बहरहाल आपका अपना नुक्ता नज़र है और वो लोगों तक पहुंच गया है। मुदस्सर साहब है आज़ाद कश्मीर से। जी मुदस्सर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामिर साहब, मुदस्सर मीर बात कर रहा हूँ, डुडियाल आज़ाद कश्मीर से। माशाअल्लाह। अच्छा शामिर साहब, वतन अजीज पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, लेकिन शायद हमें जानदार शख्सियत की कोई कदर नहीं है। शामिर साहब, इसकी मिसाल मैं आपको अपने आज़ाद कश्मीर की देता हूँ। जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब ने करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद की, तो करप्ट लीडरों ने उनके खिलाफ अदम एतमाद पास की। ओ भाई, बात यह है, आपकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन जो सिस्टम चलाना है वो सिस्टम तो चलेगा ना, वोट पर चलेगा। और अगर करप्शन है, आप अदालत में जाएं, मुकदमा लेके जाएं, यानी इंतखाबात और करप्शन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। करप्शन ख़त्म होगी कानून के ज़रिए, अदलिया के ज़रिए, एहतसाब के ज़रिए। इसे हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। साहब, ये मेरे ख्याल ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इस तासुर को मजबूत नहीं कर रही कि हमारा लीडर तो ईमानदार है लेकिन दूसरी पार्टी का लीडर करप्ट है। इनको कुछ ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। असल में जो हम एक दूसरे को बदनाम करने के लिए बहुत हद से गुजर जाते हैं और तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं जो बाज़ों का सच्चे भी नहीं होते और बाज़ों का सच्चे भी होते हैं, बल्कि बड़े थोड़े मालूम होते हैं। इलियास साहब है मर्दान से। जी इलियास साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शमी साहब, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। बड़ी नवाज़ी है जनाब, मेहरबानी। अच्छा शमी साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जरदारी साहब बाहर गए हैं, ये इनकी नलायकी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोई कह रहा है कल आ जाएंगे, कोई कहता है उनको परसों आ जाएंगे, कोई कहता है जी उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, कोई कहता है इसके बारे में नहीं। मैं अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ सर, आपने सुना नहीं है। उनको हल्का सा हमला हुआ है फालिज का, और दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द से एहतियात करे और वो मामूल के मुताबिक अपने काम करने लगे। शेख वकास साहब हैं जड़ावाला से। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाईजान? ठीक जी मैं ठीक हूँ। जी फरमाइएगा। जी मैं अकल शामी साहब से सवाल करना चाहूँगा। हुक्म करें। अस्सलाम वालेकुम अकल। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अंकल आपसे एनआरओ से मुतालिक सवाल चाहता हूँ कि एनआरओ का ड्रॉप क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नजरसानी की दरख्वास्त भी रद्द कर दी है। और दूसरा मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि मंसूर इजाज सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? मंसूर इजाज के बारे में पूरी दुनिया कह रही है, अमेरिका के दानिश्वर कह रहे हैं, सियासतदान कह रहे हैं कि वो एक झूठा शख्स है, कुछ भी बोल सकता है अपनी ज़ाती तशहीर के लिए। एक बात। दूसरी बात ये एनआरओ की कहानी जो है, अब वो तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रही है, हस्ब तौफीक हम उससे निपट लेंगे। 12-12, 14 साल पुराने मुकदमे हैं, आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। मुस्तकबिल में देखें, निकालने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करें, हिम्मत करें। आसिम बिलाल साहब है इस्लामाबाद से। जी आसिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम देखकर बहुत मेहरबानी जनाब, नवाजिश है। जनाब आपसे एक क्वेश्चन था, आपसे ये हुक्म करें कि आप कहते हैं कि अच्छे जानदार बंदे को वोट दें, किसको वोट दें बताएं ना। जो आपको दयानतदार नजर आए। हमें तो एक की सिर्फ जवान नजर आ रहा है जिसकी आवाज इमरान खान है, लेकिन अभी वो भी आजमाएंगे तो पता चलो आप दे दें, उसको वोट दे दें, मैंने रोका तो नहीं आपको। बस आप देखें, हिम्मत ना हारे, अब बस कदम आगे बढ़ाते रहे, अल्लाह करम करेगा। रफीक साहब हैं लाहौर से हमारे साथ मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम रफीक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। ये है कि सब नू एक बारी माफी दे दियो, चीफ जस्टिस नू माफी दी गई है तो सारे नू दे दियो तुसीं। नहा तो के वुजू करके एक बारी पाकिस्तान नू स्टार्ट अगू कर लेने, पिछू ना परत पर जान। चलो बड़ी अच्छी गल है।
ये अब ये चाहिए लोगों को ये सुने, यानी एक तरीका ये भी है ना, न्यू बिगिनिंग, नई बिगिनिंग करें, मुस्तकबिल की तरफ देखें, जो माजी में हो चुका उसके ऊपर खत तनसीख पहरे, एक तरीका ये भी है, लेकिन कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना। लेकिन शाम साहब, ये आखिर ये इसके लिए जो कंसेंसस चाहिए, क्या वो हमारे अंदर मौजूद है? जो विल चाहिए? नहीं, विल तो होनी चाहिए, लेकिन कोई तरीका तो आप ढूंढेंगे ना। आप कहां तक फंसे रहेंगे माजी में? 1950 में क्या हुआ, 1970 में क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ? ये आगे जिंदा कौमें जो हैं वो आगे की तरफ देखती हैं। लेकिन शाम साहब, अब देखिए कि हमारी पूरी की पूरी जो इस वक्त पॉलिटिकल इलीट है, वो तो पीछे की तरफ, पीछे की बुनियाद पे फैसले अपने करना चाह रही है। किसी के लिए परवेज मुशर्रफ बहुत गलत था, कोई भुट्टो का मुकदमा रीओपन करना चाह रहा है, एक कह रहा है कि ये दोनों ही करप्ट है, दोनों ही गलत है, मैं ठीक हूं, इनका तारीख देखो। देखिए, आप मुसीबत तो ये है ना कि जो अभी हम तो परवेज मुशर्रफ को भूल के जो बैठे, उनको दूसरों के ऊपर आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। यानी जो इन पर आर्टिकल 6 का फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने वहां हदायत जारी नहीं की, यहां वाटरगेट याद आ रहा है। तो ये भी तो आप देखें ना, ये भी मसाइल हैं। आगे की तरफ देखते हैं ना, तब भी बड़े नीमदिली से देखते हैं, कनखियों से देखते हैं। शाम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और वो क्यानी साहब वाली बात जो है वो कल हमने शुरू करेंगे वहीं से प्रोग्राम, और उस पर हमने जरूरी बात करनी है, क्योंकि वो जो कुछ लोग नाराज ना हो जाए, मुझे आप कह रहे थे, वो बात सुनना चाहते हैं। क्यानी साहब को क्या करना चाहते हैं? खुश करना? नहीं, हम उनसे उनके बारे में बात करेंगे, इस पूरे सिनेरियो में पूरा सिलसिला है भाई, उस पर गुफ्तगू कल भी जारी रहेगी और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।